हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपके लिए एक 10th एग्जाम में और 12th एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसके लिए जो आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे, मैंने उसकी एक वीडियो आपको बना दी है। अब इसका मैं दूसरा पार्ट आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके बच्चों को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले हैं, सूत्र हैं, वो मैं आज आपको कवर करवा दूँगा। अच्छा, मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि साइंस के सवाल हुए, चाहे मैथ के सवाल हो, चाहे 12th के हो गए, चाहे 10th के हो गए, बगैर सूत्र के आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते। तो इसलिए जितने भी सूत्र हैं मैं आज आपको करवाऊंगा, और करवाने के साथ साथ ये भी बताऊंगा इसे किस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में अच्छे तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे संग वीडियो में बने रहते हैं तो आपको लिखते कर ये सूत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने पहले अपने पार्ट में त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण और जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र बनते थे मैंने आपके करवा दिए। अब सेकंड पार्ट में बेलन है, शंकु है, गोला है, इसके अलावा जो और भी चैप्टर है मैथ के, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पूरे करवा दूँ। ठीक है भाई, जैसे कि आपने देखा बेलन लिखा है। ठीक है भाई, तो इसका सूत्र कैसा होता है, इसमें एक सूत्र होता है बेलन का आयतन। ठीक है भाई, एक होता है इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सही है भैया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ अगर हमें कैसे याद करना है, तो ये जो दो है ये आप क्या करो, इसे नीचे ले आओ। क्या कर लो, मान लो ये बात, ये आपको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि अगर ये दो हम नीचे ले आएंगे तो क्या बचा, पाई बचा, आर बचा और एच बचा, क्योंकि दो कहाँ आ गया नीचे, और ये क्या बन गया, बेलन का वक्र पृष्ठ बन गया। तो आपने देखा कि आप इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे आप रट्टा मारते होंगे, बहुत दिक्कत आती होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो ये चीज़ें आपकी हमेशा के लिए याद रहेंगी। ऐसा नहीं कि आपको आज याद हो जाएंगे कल भूल जाएंगे, बल्कि आप जब भी सूत्र को लिखेंगे तो आपको तुरंत ये बात याद आ जाएगी कि आयतन में ऊपर दो लेना था और वक्र पृष्ठ में दो हम क्या लिया है, नीचे लिया। ठीक है भाई, ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, पाई की जगह पाई लिख दिया, आर की जगह आर लिख दिया, अब एच की जगह एच लिख दिया। तो फर्क क्या है, बस फर्क ये है कि एच से पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस इसमें एक आर और जोड़ देंगे, यानी 2 पाई आर जैसा लिखा है वैसे ही हम लिखा रहने देंगे, लेकिन इस एच के अंदर एक आर हम अपने करने से बढ़ा देंगे। तो हमारा क्या बन गया, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बन गया। तो आपने देखा कि एक सूत्र के जरिए अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और एक बार देख लेंगे कि किस तरीके से करना, तो ये सूत्र आपको अपने आप याद हो जाएंगे और हो भी गए होंगे अगर आपने समझा होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही एक सूत्र अपना होता है, कौन सा वाला, ठीक है भाई, वो भी देख लो मेरे संग। क्या होता है वो, शंकु का, नाम सुना होगा, शंकु का आयतन। ठीक है भाई, बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, जो घरों पे होता ही है लोगों के, तो इंग्लिश में बेलन को क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो जो सिलेंडर के आकार में कोई चीज़ होगी तो उसे हम बेलन कहेंगे। ऐसे शंकु, शंकु किसे कहते हैं, जैसे आपने कभी मूंगफली खाई होंगी तो मूंगफली का जो कागज़ होता है घुमा हुआ होता है, या आइसक्रीम है जो आपने खाई होगी तो वो किस तरीके से कोन बना हुआ होता है, उसे कहते हैं शंकु। यानी कि इस तरीके से जो कोन होता है, कोन टाइप जो मूंगफली इसमें मिलती हैं या आइसक्रीम मिलती हैं, ठीक है, या छतरी ले लो, वो सब किस तरीके की कहलाती है, हमारी शंकु के आकार में कहलाती है। तो आप ये भी याद रखें, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप इस चीज़ को याद रखें कि शंकु का फार्मूला किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये शंकु का आयतन है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो लिखा है सेम इसे उतार देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर फर्क क्या हुआ, बस शंकु में क्या कर देंगे, आगे 1/3 लगा देंगे। तो आपने देखा कि इसके जरिए आपको ये भी याद हो गया। ठीक है भाई, कि शंकु का आयतन आ जाए तो ध्यान रखना जो बेलन का आयतन है वो शंकु का आयतन है। बस करना क्या है, हमें शंकु के आयतन में 1/3 लगाना है। इसके अलावा शंकु का एक सवाल और होता है, सूत्र इसमें क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, वो क्या करना है हमें, उसमें हमें लिखना है, ये पाई आर लिखा है तो हम इसकी जगह पाई आर लिख देंगे। ठीक है भाई,
अब शंकु में क्या आता है, बेलन में आता है h और शंकु में हमारा आता है l, ये वाला l प्लस r। सही है भैया। तो ध्यान रखना कि बेलन का संपूर्ण प्रश्न में क्या है 2 पाई r h प्लस r और शंकु का वक्र प्रश्न में क्या है ये पाई r हो गया और ब्रैकेट में h की जगह l प्लस r आ गया। इसी हिसाब से शंकु का एक सूत्र और होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, वो हम क्या करेंगे, इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि शंकु का वक्र पृष्ठ आएगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे पाई r, क्या लिखेंगे पाई r और एक अपने करने से क्या लगा देंगे l लगा देंगे। तो ये हमारा क्या होगा शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, बस पाई r लिखा और क्या लगा दिया हमने l लगा दिया अपने करने से। ये l का ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या है तो वो इस तरीके से करना है कि पाई r, ठीक है भाई, फिर l प्लस r, यानी l में क्या जोड़ना r जोड़ना, ठीक सेम इसकी तरह है जैसे इसमें क्या करना था लास्ट वाले सिंबल में r जोड़ना था, ऐसे इसके लास्ट में क्या आ रहा है l आ रहा है, तो l में हमने क्या जोड़ दिया r जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप इन सूत्रों को ध्यान से देखेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जब भी ये चीज़ें आया करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाया करेंगे कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ लगाना है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है। ऐसे भी आप और देखिए, एक सूत्र आपने नाम सुना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो वैसे ही बहुत फेमस सूत्र है, क्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसे हम कहाँ से लाएंगे, तो आपने ये चीज़ देखो क्या लिखा है ये, यानी बेलन के आयतन में से हम h हटा दो, पाई r स्क्वायर लिखा है तो हमने यही उतार के रख दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। देखो बिल्कुल आपको कितना मजा आता होगा कि कोई भी चीज़ आपको अपने करने से नहीं जोड़ना, जो कुछ भी है इन्हीं सूत्रों में लौट पड़ के हमें अदल बदल करना है, बस आपको समझना है मेरे संग। इसलिए पूरी वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ना लें, ले भी लें बाद में ले लीजिए, लेकिन पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से इन सूत्रों को करना है। हालांकि ये सूत्र आपकी किताब में ही मौजूद है, लेकिन मोस्टली मैं इन पे समझाने आया हूँ, ऐसा नहीं रटवाने आया हूँ। अगर रटवाने आया तो इतना टाइम मैं आपको बर्बाद नहीं करता, इसलिए समझा रहा हूँ कि पेपर में आप जब बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं तो सूत्र आपके क्या होते हैं कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पर रटना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। अगर आप समझ के लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एक सूत्र बन जाएगा, 8वां सूत्र क्या बनेगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है भाई। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा, देखो पाई r स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया, इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी आयतन में से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। और ये देखो क्या लिखा है 2 पाई r, लिखा नहीं है 2 पाई r, तो हमने ये उतार के यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या बन गई, ये वृत्त की परिधि बन गई। देखा कि इन सूत्रों से आपके और सूत्र बन गए। आप वैसे क्या करते होंगे, आप इसे याद करते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल ये है, वृत्त की परिधि ये है, पेपर में आपका कंफ्यूजन भी हो जाता है, किसी को इन पर 3 आएगा, इन पर यह आएगा। अब जैसे आप शंकु का आयतन याद कर रहे हैं, अब आपको यही नहीं पता, कभी कभी हो जाता है कि इन पर 3 पावर आएगी, कितनी आएगी, तो टेंशन नहीं लेना, बल्कि यह ध्यान रखना कि जो बेलन का आयतन है वही शंकु का आयतन है, बस फर्क क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन में 1/3 लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इन सूत्रों को याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसे एक सूत्र हम और ले लेंगे जो हमारे सवाल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। इसमें से और ध्यान रखना, चलो वो अभी बाद में बता दूंगा कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो वृत्त का व्यास का सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। आप लोग सोचते हो त्रिज्या क्या है, तो ये मैं अभी सब बातें बताऊंगा, आप बस मेरे संग बने रहिए वीडियो में, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर बात का इन पे जवाब दूंगा कि त्रिज्या क्या है, कहाँ पर है, कहाँ नहीं होती है। तो अभी आप ये याद रखें कि वृत्त का व्यास में आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है, मल्टीप्लाई में आपको लिख देना है त्रिज्या। ऐसे इसका हम 10वां सूत्र बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या हमने यहाँ से निकाल ली। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको मैथ में सारी बातें बता रखी हैं कि जो भी ABCD के संग में होगा वो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब और एक चीज़ आप सोचते होंगे पे ABCD तो है ही नहीं, तो ध्यान रखना त्रिज्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्मॉल r। सही है भाई। तो बात वही, चाहे आप त्रिज्या मान लो
जहाँ त्रिज्या की जगह आर मान लो। ये चीज़ मैं भी आपको आगे बताने वाला भी हूँ, ठीक है। तो हमने अगर इनसे त्रिज्या निकाल ली, यानी इस स्मॉल आर को निकाल लिया, तो 2 कहाँ चला जाएगा, हमारे भट्टे में चले जाएगा। तो हमारा आ गया व्यास बटे 2। तो आपने देखा होगा इन 10 सूत्रों को, आप तो पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसे आसानी से एक बार इस वीडियो को देखें ध्यान से, और फिर अपने आप इन सूत्रों को एक कॉपी पे लिख के बना के देखिए। अगर आपके सूत्र नहीं होते तो आप मुझसे कहना और बताना जरूर, वरना मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके सूत्र आप आसानी से अपने घर पे बैठ के याद कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट देखिए हमें और हमारे कौन जैसे सूत्र हैं जो हमारे पेपर में और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हम उसे बहुत ही ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे गोला और अर्धगोला लिखा है, यानी कि आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। तो अब मैं आपको गोला और अर्धगोला और इसके अलावा इसके अंदर के जो कुछ मेन बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में। जैसा कि एक सूत्र होता है, इसके अलावा हमारा 11वां सूत्र बन जाएगा गोले से, कि गोले का आयतन, ठीक है भाई। ऐसी एक सूत्र होता है, इसका छोटा भैया क्या होता है, वो अर्धगोले का, यानी गोला पूरा है। अर्ध माने पता ही होगा, अर्ध माने क्या होता है, आधा, यानी गोला कैसा कर देना है, हमें आधा कर देना है। तो अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। पहले इन 2 सूत्रों को हम समझ लेते हैं किस तरीके से। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है भाई। ये आपको याद हो गया होगा कि गोले का आयतन में हमें क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब लेना है। अब हमारा गोला भाई कैसा है, हमारा गोला अर्ध गोला, आधा गोला है। तो हम 4 का आधा कितना कर देंगे, 2। कितना कर देंगे भाई, 4 का आधा 2 ही हुआ, और बाकी सेम टू सेम हम ये चीज़ उतार देंगे। तो आपने देखा कि गोले का आयतन है, गोला यानी पूरी गेंद हो गई, तो हम पूरा 4 ले लेंगे ऊपर, और जैसे अर्धगोले का आयतन पूछा जाएगा तो हम 4 का आधा 2 कर देंगे, बाकी जैसा है हम उतार लेंगे। ऐसी इसी हिसाब से हमारा एक सूत्र बन जाएगा, अर्ध गोले कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भाई। और ऐसी एक हमारा इसका छोटा भैया होता है, वो क्या होता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि इसका ये 3 है, यहाँ से हटा देना, यानी कितना बचा, 4 पाई आर और स्क्वायर। क्योंकि आयतन में आपको पता होगा, आयतन में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। यानी आयतन में 3 लोग होते हैं, तो हमारी आर कितनी में आ गई, 3 में आ गई। ध्यान रखना ये बात, ये सब बातें सब याद रखने वाली चीज़ें। अगर भूल भी जाए ये तो सब बातें आपको याद दिलाएंगी। अगर आप रट्टा मारते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि इन पे 3 था, इन पे 3 है, या यहाँ 2 है तो वहाँ 2 है। तो ये कन्फ्यूजन इसीलिए होता है कि आप सूत्रों को रटते हैं। अगर आपने सूत्रों को समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे संग ये वीडियो ध्यान से देखिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, किस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है वीडियो में। कि आयतन है, आयतन में बता चुका हूँ कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आपकी आएगी। इन 3 लोगों के चक्कर में ही इन पर आर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही इसमें भी आयतन है तो ये भी 3 आ गया। अच्छा, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान रखना, पृष्ठ का मतलब, पृष्ठ जब भी आता है तो पृष्ठ माने होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है। साइंस में भी आपने नाम सुना होगा कि संपूर्ण। ध्यान रखना, आयतन में तो वैसे भी 3 आता है, और चाहे वक्र पृष्ठ लिखा हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ लिखा हो, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो किस में आती है, लंबाई गुणा चौड़ाई में आती है। यानी कि इसलिए इस पृष्ठ का मतलब है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में पावर हमेशा कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमने क्या करा, इनसे 3 गायब कर दिया, बस हमने ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, तो ये चीज़ हमारी ये आ गई। और 3 की जगह 2 इसलिए लिखा क्योंकि भैया यहाँ पर आयतन है तो 3 आ गया, और संपूर्ण पृष्ठ है तो वहाँ पर 2 आ गया। थोड़ा बहुत तो फर्क होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर सूत्र किस बात का है। ऐसे ही हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब अर्धगोले में हम 4 का 2 नहीं लिखेंगे, बस अर्धगोले में 4 की जगह हम 1 अंक पीछे लिख देंगे, कितना, 3, और बाकी ये चीज़ जैसी लिखी है और सेम टू सेम। तो आपको पेपर में सिर्फ इतना याद रखना है, करना क्या है कि अगर आपसे गोले का आयतन पूछा जाए तो 4/3 लिख दिया। अर्धगोले में हम क्या करेंगे, 4 की जगह 2 कर देंगे। ये सूत्र थोड़े सेम टू सेम है, बस 4 और 2 का मार्जिन है, फर्क है, सही है। ऐसे गोले का संपूर्ण पृष्ठ
और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में इतना है कि इसमें 4 आएगा क्योंकि वो पूरा है गोला, तो 4 आ गया। और अर्धगोले में हमारा 4 से नीचे 3 आ गया, यानी कि यह है, ऐसा समझ लो कि आयतन में ऊपर वाला ले लिया हमने, आयतन में ये वाला हिस्सा आ गया और अंश वाला हिस्सा इसमें आ गया हमारे गोले में, ठीक है भाई। और नीचे वाला हिस्सा हमारा काय में आ गया, ये हमारा आ गया अर्धगोले में। लो और अच्छी बात पता लग गई आपको, अगर आप भूल भी जाए तो ध्यान रखना कि ऊपर वाला बड़े वाले में गोले के संग और नीचे वाला हमारा किसके संग आएगा, अर्धगोले में आ जाएगा। और बाकी स्क्वायर स्क्वायर इसलिए लग गया क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ है, केवल आयतन आएगा तो ही हम 3 पावर लगाएंगे। समझ गए होंगे आप। इसके अलावा एक चीज़ इन पे और देख लो, क्या चीज़ देखना है वो, कि एक हमारा सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसी से 2 सूत्र हमारे और बन जाएंगे, कैसे करके, वो हमारे बन जाएंगे अगर आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसे ही हमारा सूत्र बन जाएगा, क्या होता है वो बन जाएगा हमारा एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये 3 सूत्र किसकी तरह हैं, पता है किसकी तरह हैं? ये 3 सूत्र ये समझ लीजिए कि इन पे जो एल है, इन पे जो एल है वो किसका काम कर रहा है, अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, एक सूत्र आपने देखा होगा, कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसे आधार स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ऐसे ही कड़ स्क्वायर हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर माइनस का, यानी कड़ इनके हम लिख देंगे कि लंब स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये मसला क्या है अभी समझ में आएगा। पहले ये त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे की जो चीज़ होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, आधार। जैसे कि मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ तो ज़मीन मेरा क्या है, आधार। जैसे घर बनता है तो अपने कहते नहीं कि नींव भर दो, यानी फाउंडेशन जो सबसे मेन चीज़ होती है नीचे की, अगर वही मजबूत नहीं होगी तो ऊपर की बिल्डिंग क्या मजबूत होगी। ऐसे ही पेपर में आपके लिए अगर ये सूत्र ही मजबूत नहीं होंगे तो आप पेपर में सवाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्या है, आपके आधार है, तो हमारा नीचे का क्या हो गया, आधार हो गया। और जो ये होती है हाइट, तो इसे हम कहते हैं, इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं और हम इसे लंबी कह सकते हैं। और ये जो तिरछी तिरछी भुजा होती है ये वाली, ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं कड़। और ये त्रिभुज में सबसे बड़ी अगर भुजा कोई होती है तो वो होती है कड़। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, कड़ होती है। तो जब कड़ स्क्वायर बराबर पूछा जाएगा तो हमारी दोनों भुजाएं यानी आधार और लंब काय में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, याद रखना ये बात। और अगर हमसे आधार पूछा जाए तो हम कड़ में से ही घटाएंगे क्योंकि कड़ सबसे बड़ी भुजा है। अगर हम लंब में से कड़ घटाएंगे तो हमारा उत्तर काय में आएगा, माइनस में, और हमें उत्तर हमेशा काय में लाना होता है, प्लस में। तो ये बात आप याद रखें कि आधार निकले चाहे लंब निकले, घटाना कड़ में से ही है। अब ये 3 लोग हैं, अगर आप आधार स्क्वायर निकालोगे तो हमें कड़ में से घटाना है, तो कड़ में से लंब तो ही बचा क्योंकि आधार इधर आ गया। और जब लंब निकालेंगे तो कड़ में से क्या घटेगा, हमारा आधार घटेगा। ऐसे ही इन 3 सूत्रों की जगह ये आपके बेलन शंकु वाले सवालों में ये आते हैं। इन पर जो एल है वो कड़ की जगह काम कर रहा है। ये समझ लीजिए जैसे कड़ है वो यहाँ पर ये एल है, तो एल स्क्वायर में क्या होगा, ये दोनों लोग प्लस में होंगे, सेम इसकी तरह। जैसे इधर आधार और लंब क्या हो गया, प्लस में हो गया, ऐसे आर और एच आपका काय में हो गया, प्लस में हो गया। अच्छा, हम आर स्क्वायर निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या मानी जाती है, कड़ मानी जाती है। जो भी चीज़ घटेगी तो कड़ में से ही घटेगी, क्योंकि हमेशा ज़्यादा में से ही हमें कम घटाना चाहिए। तो ऐसे ही इन पे अगर ये एल कड़ है, एल बड़ा है, तो एल में से तो एच घटेगा, सही है। ऐसे ही अगर हमसे एच पूछा जाए तो हम एल में से आर घटा देंगे। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि जब कड़ निकलेगा या एल निकलेगा तो दोनों लोग प्लस में हो जाएंगे। उसके अलावा आर या एच निकलेंगे तो जो भी घटेगा वो एल में से ही घटेगा या इसमें से कड़ में से ही घटेगा। इसके अलावा एक चीज़ आप ये भी याद रखिए तो आपको ये चीज़ और अच्छी समझ में आ जाएगी कि यानी ये जो एल है यहाँ पे, एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई भाई, तिर्यक ऊंचाई। ऐसी हमारी एक इसमें दे रखा है, एल का मतलब आप समझ गए होंगे तिर्यक ऊंचाई होती है। आर का मतलब मैंने अभी बताया भी था आपको एक सूत्र करवाते टाइम, आर माने क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। ऐसे एच माने आपका क्या होता है,
h माने होता है आपका ऊंचाई आ गया। इसके अलावा आप ये बात भी इन पे एक नोट कर लो। कौन सी वाली बात? ये तो बहुत ज़रूरी बात है, वो ये याद रखना है कि आपको कि पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, या 22/7 होता है, या 3.14 भी होता है। यानी कि एक पाई के 3 मान होते हैं, 180 डिग्री, 22/7, 3.14। हर सवाल में ये सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल के अनुसार अलग अलग मान रखे जाते हैं। जैसे कि आप सवालों को अगर आप करेंगे, मैंने बहुत से आपको सवाल करवाए नहीं है, मैं आगे करवाऊंगा, तो मैं ये चीज़ आपको बता भी दूंगा कि ये वैल्यू कहाँ पे लगेगी, ये वैल्यू कहाँ लगेगी, और इस वैल्यू का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसके अलावा इसमें एक बात आप ये भी याद रखें कि जब भी आपसे आयतन निकलवाया जाए, किसी भी चीज़ का आयतन हुआ, चाहे बेलन का हुआ, शंकु का हुआ, गोले का हुआ, किसी भी चीज़ का अगर आपका आयतन निकला जा रहा है, तो आप उसे हल करने के बाद उसका जो उत्तर आएगा वो काय में आएगा, आपका सेंटीमीटर में। यानी अगर सवाल मीटर में है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। बस ये देख लीजिए किस में आएगा, सेंटीमीटर की पावर 3 में। अगर आपने इन पर 2 लिख दिया तो आपका सवाल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि आयतन में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने ये बात बोली है, देखो 3 आया है, देखो वापस ये 3 आ गया, तो आयतन में क्या निकलेगा, सेंटीमीटर की पावर 3, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या घन सेंटीमीटर। क्यों, घन का मतलब ही जो होता है 3, यानी एक संख्या की अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं इंग्लिश में। सही है भाई। जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 2 का क्या है, ये 2 का है क्यूब, क्यूब माने है घन। तो अगर हम एक संख्या की 3 बार गुणा करेंगे तो उसे हम कहते हैं घन। देखो 1 2 3 लोग आ गए, तो इसी 3 लोगों के चक्कर में हमने इन पर 3 पावर लगा दी। यह लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई में देख लो तब भी बात वही है हमारी। तो अगर हमारा आयतन कभी भी निकलेगा तो आप ध्यान रखें ये बात, उसका उत्तर जब भी आएगा तो सेंटीमीटर की पावर 3 में लिखें आप, या घन सेंटीमीटर, दोनों में से एक चीज़ आपको लिखना है। सही है भाई। ऐसी इसमें दूसरी बात क्या है, वो ये है कि जब भी वक्र पृष्ठ, ठीक है, क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ निकले, यानी अगर आपने बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाला है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, संपूर्ण पृष्ठ निकाला है, कोई भी इनमें से अदरवाइज आपने चीज़ें इस्तेमाल करी, निकाला है आपने सवाल में, तो आपका उत्तर आएगा सेंटीमीटर की पावर 2 या वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग सेंटीमीटर। आप सवाल समझ गए होंगे ये बात। जैसा कि इसमें क्षेत्रफल निकला है, संपूर्ण पृष्ठ निकला है, भैया इसमें 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल में क्या चीज़ें होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि अगर आप कहीं खेत में जाते हैं और आपसे किसी ने बोला कि इस खेत को आप नाप दो, तो खेत में आपके पास क्या क्या होता है, एक लंबाई होती है कि खेत कितना लंबा है और खेत कितना चौड़ा है। आप ऊंचाई थोड़ी नापोगे, क्योंकि खेत में ऊंचाई नहीं, आसमान थोड़ी नाप लेगा कोई इंसान, तो इसीलिए खेत में कभी भी ऊंचाई नहीं होती है, खेत में हमारी लंबाई और चौड़ाई होती है, 2 चीज़ें। उन 2 चीज़ों के लिए ही हमने इन पर क्या इस्तेमाल करा, सेंटीमीटर की पावर 2 या वर्ग सेंटीमीटर। और यही जो सवाल आपके नीचे की जो मेन बातें हैं, ये आपके साइंस के न्यूमेरिकल में भी, जो बंदे बायोलॉजी की हैं या मैथ के स्टूडेंट हैं आपके, उन लोगों के लिए भी ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, जरूरी है, क्योंकि उनके सवालों में भी बहुत जगह इन सूत्रों का इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको किस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझा दिया। तो अब हम आगे देखेंगे कि इनके अलावा और कौन से ऐसे सूत्र हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और इसके अलावा हमारे कौन से ऐसे सूत्र हैं जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा, सामने लिखा है इसमें कि घन तथा घनाभ। अब हम घन और घनाभ के वो सूत्र देख लेंगे जो अपने सवालों में यूज होते हैं, यानी ज़्यादा चीज़ें ना करने के बाद वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोस्टली हमारे एग्जाम में आती हैं और हमें उस समय उसकी ज़रूरत भी है। ठीक है भाई। तो घन और घनाभ आपने देखा। सबसे पहले हम घन ले लेंगे कि घन का आयतन, क्या भाई, घन का आयतन होता है। ऐसे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही घन का हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। सही है भाई।
घन का आयतन हम क्या लेंगे, अब देखो आप समझ गए होंगे, आयतन होगा तो पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। बिल्कुल बात सही है, बस यहाँ पे a लिख देना और पावर 3। क्यों, घन के अंदर हमारी जैसे कि त्रिज्या होती है बेलन में, शंकु में, ऐसे घन के अंदर जो हमारा आयतन होगा वो काय में लिया जाएगा, a में लिया जाएगा, a की पावर 3। यानी इसमें जो भी त्रिज्या दे रखी होगी या इसकी जो भी मतलब दूरी दे रखी होगी वो हम उसे a से ही परिभाषित करेंगे। तो घन का आयतन हमारा क्या होगा, a की पावर 3 हो गया। अब आयतन है तो हम इन पे लिख देंगे घन। ठीक है भाई, ऐसे ही घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, 6 लिखेंगे। ठीक है भाई, और क्षेत्रफल है तो हम क्या लिखेंगे, a लिख के पावर ऊपर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यानी आयतन में आपकी 3 पावर हो गई और पृष्ठ पे क्षेत्रफल में आपकी कितनी पावर होगी, a की पावर 2। और बस याद रखना इन पे क्या लिखना है, घन है तो घन में वो पता ही होगा आपको 6 आते क्यों है, तो घन में आप हमारा आ गया 6a²। इसी हिसाब से घन का विकर्ण क्या होता है हमारा, जैसे कि ये 3 है तो अगर हमने इसे √3 मान लीजिए, पहली बात तो नीचे आएगा तो 3 आता, लेकिन हमने इन पर सह करके अंडर रूट लगा दिया विकर्ण के अंदर और बाकी बचा क्या, a का a आ गया। तो इस तरीके से आप घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण भी याद कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि आयतन में इन पर घन आएगा, पावर 3 आएगी। अच्छा, क्षेत्रफल में क्या आएगा, a² आएगा और इन पे क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आयतन में घन और इसमें वर्ग, वो मैंने अभी आपको बताया भी है कि कहाँ पर आयतन में क्या क्या लगता है और क्षेत्रफल में क्या क्या लगेगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लगा, आप चाहे मात्रा लिख दो। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से 3 सूत्रों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि आयतन में 3, इसमें a², 3 a की पावर 3 से a की पावर स्क्वायर बची, बस 6 लग गया और विकर्ण वाले में √3 लग गया और इन पे 3 पावर थी, इन पे 2 पावर थी। अब इधर कितनी बची, 1 पावर बची, तो पावर भी क्या हो रही है हमारी, कम होती चली जा रही है। तो ये भी आप याद रखें। ऐसे हमारा एक है घनाभ, तो इसमें हम ले लेंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, एक लेंगे हम घनाभ का संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या हमारा जो भी समझ लो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बात वही है हमारा। ऐसे ही घनाभ का विकर्ण। अच्छा, इसमें क्या है, घनाभ के विकर्ण आयतन में हम क्या लेंगे, L गुणा B गुणा H। आयतन है तो जाहिर सी वाली बात, आयतन में पता ही होगा आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सही है, बस इतना मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये L और B और H से ही क्यों लिखा गया। पहले अभी आप इसे देख लीजिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अपना, आप 2 लिखेंगे हमारे ब्रैकेट में, पहले L की B से गुणा करो, क्या आ गया, LB प्लस का निशान, B की H से गुणा करो तो BH आ गया प्लस, और H की गुणा किससे करना पड़ेगी, वापस L से करना पड़ेगी तो आ जाएगा LH या HL, वो एक ही बात है। ऐसे घनाभ का विकर्ण क्या हुआ हमारा, वो हो जाएगा अंडर रूट लगाएंगे हम और इन तीनों लोगों को ऐसे लिख देंगे LBH, बस क्या लिखेंगे, प्लस लगा देंगे और सबके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है भाई, तो घनाभ का विकर्ण क्या हो गया कि अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। ऐसे इसके आयतन में क्या आ जाएगा, इन पे घन आ जाएगा, क्षेत्रफल में इन पे क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। सही है, तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 लगा के L की B से गुणा, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी वापस इससे। ठीक है, विकर्ण में क्या करना है, LBH लिख के दोनों को ऊपर स्क्वायर लगा के तीनों के ऊपर सबको क्या कर देना है, प्लस। अब यहाँ पे ये चीज देख लो, इन पे L क्या है, L बराबर B बराबर और H बराबर। L माने आपको पता होना चाहिए क्या होती है, हमारी लेंथ होती है। ऐसे B माने हमारी क्या होती है, BRE ब्रीथ होती है और H माने हमारी हाइट होती है। लेंथ माने हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई।
ठीक है भाई। तो ब्रेथ माने हमारी क्या होती है, चौड़ाई हो गई, और हाइट माने हमारी ऊंचाई हो गई। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी, इससे अब आपको पता लग जाएगा कि हम सवाल में क्या क्या चीज़ें दे रखी है और क्या क्या चीज़ें हमें निकालना है। ठीक है भाई। जैसे कि लेंथ होता है LENGTH, तो लेंथ माने हमारी लंबाई, और बी माने हमारी BREADTH हमारी होती है, सही है। तो ये बात आप ध्यान रखें, BREADTH ब्रीथ माने हमारी चौड़ाई हो गई। इसी हिसाब से हमारा क्या होता है, हाइट माने हमारी ऊंचाई हो गई। अब आपको पेपर में अगर सवाल में दे रखा है कि एक इतनी इसकी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, इसका आयतन बताइए, तो आपको इस सूत्र से आयतन निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्या है तो अन्य तीनों चीज़ें दे रखी हैं, इससे निकल जाएगा। और विकर्ण क्या है तो ये इन चीज़ों से आपकी ये चीज़ भी निकल जाएगी। तो आपने देखा कि इन सूत्रों को भी आप बहुत ही आसानी से, अगर एक बार अपने घर पे बैठ के करेंगे तो आप इनको भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको भी समझ लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप देखिए इसके अलावा हमारे कौन से ऐसे सूत्र हैं जो हमारे पेपर में सवालों में और इस्तेमाल होते हैं, और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो हम आगे सीख सकते हैं बहुत ही ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि आपने देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति लिखा है, ज्योमेट्री, इसके भी हमारे बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं जो हमारे वो सवालों पेपर में आते हैं। ठीक है भाई। जैसे इसमें एक सूत्र हमारा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, दूरी का। जब हमारी दे रखी होगी x1 y1 x2 y2 के वो निर्देशांक पूछेगा या पूछेगा कि इसके बीच की दूरी बताइए। क्या बताइए, बीच की दूरी बताइए। इन पे x1 y1 x2 y2 से मतलब ये है कि 5, 4, 6, 7 यानी कोई भी वो तुम्हें मान दे देगा और तुमसे पूछेगा बीच की दूरी। तो आप लिखोगे d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इन पे एक बात ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि आप चाहे इन पे 1 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, आप ऐसी y1 की जगह इन पे y2 कर दो और y2 की जगह y1 कर दो, तब भी आपका सवाल हो जाएगा। क्योंकि आप ये कन्फ्यूजन में ना आए कि आपने x1 याद करा हो, तो चाहे आप कैसा याद कर लो, आपका सवाल हो जाएगा। ऐसे ही इसका एक सूत्र बनता है हमारा, कौन सा बनेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी लिखा है क्या, मध्य बिंदु यानी मध्य मान होता है बीच का। तो हम एक सूत्र बनाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, सही है। ऐसे इसका एक सूत्र होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि ये याद किस तरीके से करना है। ऐसे एक सूत्र होता है अपना, केंद्रक के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, केंद्रक के। तो उसमें हमें क्या करना है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y बराबर y1 y2 और y3 बटे 3। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि अगर पेपर में मध्य बिंदु का सवाल आता है तो मध्य बिंदु में आप दो लोग लेंगे, x1 और x2, क्योंकि ये लोग दो हैं तो बट्टे में भी क्या है, 2। जैसे x1 x2 था वैसे x की जगह y1 आ जाएगा और x2 की जगह y2। तो अगर आपको ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद होगा, सही है भाई। बस ध्यान रखना, लोग 2 हैं तो बट्टे में भी 2 आए, और केंद्रक में क्या है, 1 2 3, तो बट्टे में भी कितना आया, 3 आया। तो बस आपको ये याद रखना है कि मध्य बिंदु में 2 लोग लेना है और केंद्रक में हमें 3 लोग लेना है। इसके अलावा एक सूत्र इसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो तो बहुत आता है कि अंतःविभाजन के सूत्र या अंतःविभाजन का सूत्र। ये क्या है, ये सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 m2। ऐसे ही इसका सूत्र अगर x में है तो एक हमारा y में भी आएगा। बस करना कुछ नहीं है, जहाँ पर आपका x2 था वहाँ y2 कर देना, और जहाँ x1 था वहाँ y1 कर देना। यानी कैसे करके m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2।
अच्छा, एक इसका ऐसे और जुड़वा सूत्र होता है, वो क्या होता है, बाहता विभाजन। क्या भाई, बाहता विभाजन। पेपर में याद रखना, अगर अंतर विभाजन लिखा है, अंतर विभाजन लिखा होता है तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाहता विभाजन का अगर सवाल आ जाए तो करना कुछ नहीं, जहाँ पर प्लस था आप वहाँ पर माइनस कर दो, बाकी पूरा सेम टू सेम यही है। कैसे करके, x बराबर m1 x2 प्लस की जगह हमें क्या लगाना है, माइनस, और m2 x1 बट्टे में m1 माइनस m2। ऐसे ही हम इधर कर लेंगे, y बराबर m1 बाई 2 प्लस की जगह हमें क्या लेना है, माइनस m2 बाई 1 बट्टे m1 माइनस m2। तो आपने देखा जिस प्रकार से मध्य बिंदु में 2 के नीचे 2 लेना है, केंद्रक में 3 के नीचे 3 लेना है, अंतर विभाजन में प्लस लेना है, और बाहता विभाजन में हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। तो इस तरीके से इन सवाल सूत्रों को भी आप आसानी से अगर एक बार देखेंगे तो आप इन्हें भी आसानी से घर पे याद कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इसके 4-5 सूत्र और आपके मेन बचे हैं, वो आप देख लीजिए किस तरीके से करना। जैसे कि अगर पेपर में आपको ये आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y। अब आप सोचते होंगे ये y माइनस y क्या है, तो याद रखना 23, 31 और 12। 23, 31, 12 आप याद रख लीजिए। आपका क्या बन गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अगर आप वैसे याद करते y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ पर 1 लेना है, कहाँ पर 2 लेना है। तो आप करना कुछ नहीं है, बस ये y माइनस y लिखते हुए चले जाना है और 23, 31, 12 आपको लिख देना है। और एक चीज़ ये भी देखिए, पहले में x1 था, फिर प्लस लगा के x1 के बाद x2 आ गया, फिर प्लस लगा के x2 के बाद x3 भी आ गया। तो आप ये देखते होंगे कि सवालों को अगर सूत्रों को आसानी से समझा जाए तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो और आपको बार बार इन्हें याद नहीं करना है। कि अक्सर होता क्या है कि हम जो भी चीज़ याद करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उसे रट्टा मार लिया है। लेकिन अगर आप आज जो मैंने पढ़ाया है, मैंने पहले पार्ट में भी आपको ऐसे बहुत से सूत्र करवाए हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने घर पे करने की कोशिश करेंगे, एक बार कॉपी पे लिख के, निश्चित तौर पे आप वो हमेशा आपके लिए परमानेंटली याद हो जाएंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे इसके अलावा सूत्र आते हैं मेन जो मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपने समांतर माध्य का नाम सुना हो, उसमें एक सूत्र होता है कि माध्यिका अगर क्या हो, हमारी सम हो, क्या हो, हमारी सम हो, तो हम क्या करेंगे, m बराबर n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद बटे 2। यानी अगर माध्यिका में सम आ जाए, सम माने आपने सवाल इसमें कर रखे होंगे कि अगर सम माने सम संख्या आ जाएगी तो हम तुरंत ये वाला सूत्र लगा देंगे। ऐसी इसका एक छोटा भाई होता है, वो क्या होता है कि अगर माध्यिका विषम हो, क्या हो भाई, विषम हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है हिस्सा है ये उठा लो, m बराबर लिखो n/2 प्लस 1। बस इस लाइन को इन तक बढ़ा देना है, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देना, बन गया n+1/2 पर। तो अब आपको अलग अलग याद करना है कि आपने अगर ये सूत्र याद कर लिया तो इसे उठा के इसकी लाइन को पूरे में खींच लेना, यानी कि 2 पूरे का आ गया वापस। इस तरीके से आपको ये सवाल सूत्र भी आसानी से आप कर सकते हो। इसके अलावा एक सूत्र आप और ले लीजिए, मान लीजिए बुक पेपर में आपके आता है मेन क्या होता है कि अगर माध्यिका के साथ क्या आ जाए, वर्ग अंतराल, अगर माध्यिका के साथ वर्ग अंतराल हो तो हम क्या करेंगे, L1 प्लस, यानी m बराबर क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में माध्यिका को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मीडियन कहते हैं। तो m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे F गुणा m माइनस C। सही है।
अब इनके अलावा भी और बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं जो आपके एग्जाम में सब सवालों में आते हुए, लेकिन मोस्टली जो मैंने आपको ये सूत्र करवाए हैं, उससे पहले वाले जो पार्ट में मैंने आपको सूत्र करवाया, अक्सर 99% आप ये समझ लीजिए कि इन्हीं सूत्रों को ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास इतना समय भी नहीं है। अगर आप इन सूत्रों को भी याद कर लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, यानी कि इन सूत्रों के बाहर आपका कोई भी सवाल आने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, तो आप पहले पार्ट को जो मैंने बनाया है और मैंने आपके लिए जो पार्ट बहुत ही मेहनत करके बनाया है, ठीक है, तो आप इन दोनों पार्ट को आसानी से देखिए और समझिए। पहली बात है कि इसमें आप स्क्रीनशॉट ना लें, बल्कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप एक एक सूत्र को, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है, कि अगर आप उसे समझिए और उसके बाद उन सब सूत्रों को आप एक पेज पे लिख के फिर अपने आप लिखने की कोशिश करिए। फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि कितने सूत्रों को आपने अपने आप हल कर लिया, कितने सूत्र आप याद कर सकते हैं, और याद हो भी गए होंगे बहुत से सूत्र आपको, क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ाया ही है कि अब आपको दोबारा कॉपी किताब खोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और आप इन पहले दूसरे पार्ट को, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे अगर सूत्र आपको लगते हैं कि सर अगर ये आने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए और भी बना दूंगा जिसमें वो वाले सूत्र भी आपके आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके इन दो वीडियो के अलावा किसी की ज़रूरत है। फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और कोई भी बात समझ में ना आ पाई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो देखने के लिए तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।